नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आपदा की कसक सचते चार धाम। सोलह 17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी अब धीरे धीरे उबर रहा है। भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होगी और ये इस तरह से रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए गए। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ की आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। वहीं आज के ही दिन केदारनाथ धाम में कुदरत ने बुरी नजर फेरी थी और संपूर्ण केदार नगरी के साथ ही रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर देखने को मिला था। ये आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थितियां बदलने लगी हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नवनिर्माण कार्य हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवारों के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए घर बनाए गए हैं। केदारनाथ धाम में मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ा गया है, जिससे बाबा केदार का मंदिर दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। इसके अलावा धाम में शंकराचार्य गद्दी स्थल के साथ ही कई अनेक कार्य हुए हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण के कार्य पूरे भी हो गए हैं और द्वितीय चरण के कार्य जारी हैं, जिसका काम भी अब 94% तक पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है केदारनाथ धाम। आपदा की कसक के साथ सस्ते चार धाम आज भी उस मंजर को नहीं भूल पा रहे हैं। वहां के लोग आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्य केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी वर्ष प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। धाम में यात्रियों के लिए 2 वाटर एटीएम, 1 प्रवचन हॉल, बारिश, बर्फबारी आदि से बचने के लिए 1 रेन शेल्टर, चिकित्सालय, पुलिस कंट्रोल रूम, 2 गेस्ट हाउस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दुकानों आदि का निर्माण हो रहा है। यात्रा देखिए पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम उन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर 1 चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है। फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये 32 धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है 32 धाम के रूप में आगे इसका निर्माण है। सर, व्यापारियों ने कुछ समस्याएं रखी है सर आपके सामने, किस तरीके से हम सबसे मिलजुल के ही जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, वाटर एटीएम है, प्रवचन हॉल, रेन शेल्टर, ब्रिज, एसटीपी आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। केदारनाथ त्रासदी के निशा अभी पूरे भी नहीं भरे कि विपक्ष ने पुनर्निर्माण कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का मानना है अभी तक केदार घाटी के हुए पुनर्निर्माण कामों को जीरो बताया। कांग्रेस का मानना है कि प्रधानमंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री, वह जमीनी तौर पर पैदल यात्रा नहीं कर रहे,
सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंचकर व्यवस्था देखते हैं, जो धरातल पर निर्माण कार्य के लिए नजर नहीं आ रही। जाने वाले लोगों को भेजा जाता, या पैदल यात्रियों के लिए, डोली वालों के लिए एक रास्ता होता, घोड़ों के लिए एक रास्ता होता। तो आप देखिए, जहाँ 13,000 यात्री पैदल और 10-12 हज़ार घोड़े पालकियाँ चल रही हैं, वो रास्ते में जो है फिसलन इतनी हो जाती है, घोड़े आते जाते मल जब करते हैं। तो केदारनाथ यात्रा में रास्ते में घोड़ा जब चलता है, वो उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब वो बर्फ़ का पानी पीता है तो वो बीमार हो जाता है। कई ये बेजुबान जानवरों की, घोड़ों की वहाँ मौत हो गई। तो सरकार ने कहीं ऐसी सोलर व्यवस्था नहीं करी, या व्यवस्था नहीं करी कि जहाँ वो घोड़ों तक को गुनगुना पानी दे सके। सरकार ने कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं करी बीच में कि अगर अचानक बारिश हो गई तो बड़े बड़े टिन सेट सराय बनाए जाए, जहाँ लोग रुक सकें, जहाँ जानवर रुक सकें। तो सरकार सिर्फ बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए थी डबल इंजन की सरकार की, वो कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए ना, सोशल मीडिया में केदारनाथ की यात्रा के बारे में लोग क्या क्या डाल रहे हैं, पूरे विश्व पटल पर उसको देखा जा रहा है। तो कुछ अव्यवस्थाएं भरी हुई यात्रा है, कुछ व्यवस्थाएं ये नहीं बना पाए, इसीलिए तो लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। पहले अभी तक उन भवनों को, तीर्थ पुरोहितों को भूमि धरी और मकान नहीं सौंपा गया। मेरा ये सरकार से ये है कि लगभग आपदा को 9 साल हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी ये तीर्थ पुरोहितों के भवन सौंपें, और कुछ काम अभी यहाँ जो बाकी हैं उसको भी सरकार समय पूर्ण करे। और जो भी काम करे, अगर जैसे सरकार का काफ़ी प्रयास है, काफ़ी काम यहाँ हो रहा है, उसी प्रयास सरकार कर रहा, तो लगभग 2 साल में यहाँ पूरा हो जाएगा। और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को और यहाँ की स्थानीय जो शासन प्रशासन है, उनको सरकार जरूर पूछे, और एक मिल करके सरकार केदारपुरी का एक अच्छा निर्माण करे। भले ही राजनीतिक पार्टियां 2013 की आपदा के 9 वर्ष पूरे होने पर कामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन जख्मों को वह परिवार अभी तक नहीं भुला पाए, जिसमें अपनों ने अपनों को खो दिया। भविष्य में इस तरीके की ईश्वर ना करे त्रासदी देखने को मिले, इसको लेकर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी बारीकी से अध्ययन भी हो, ताकि ऐसी त्रासदी से दोबारा देवभूमि ना रो पड़े। 2013 की आपदा में उन सभी दिवंगत आत्माओं को के न्यूज इंडिया की ओर से श्रद्धांजलि। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, तो 16 जून 2013 की वो आपदा, जिसे आज भी केदारनाथ धाम के निवासी या फिर वो श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम आते जाते रहते हैं, वो उस आपदा को आज भी नहीं भुला पाए हैं। आपको बता दें कि अभी भी 3000 से ज़्यादा लोग अभी भी गायब हैं, जिनके परिजन इस आस में हैं कि शायद वो कहीं से उनकी कोई जानकारी मिल पाएगी, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चला है। रिकॉर्ड्स की माने तो ऐसे रिकॉर्ड्स अभी भी बहुत कम हैं, लेकिन बीच बीच में आपको बता दें कि ऐसे लोगों को खोजा भी जाता है और समय समय पर कई शव भी बरामद हुए हैं। लेकिन ये आपदा जो है, इसने वाकई सभी का दिल दहला दिया था, और आज भी लोग यही चाहते हैं कि इस तरीके की आपदा जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपदा आने के बाद केदारनाथ धाम में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, वहां पर पुनर्निर्माण जब हुआ उसके बाद जो वहां पर पुनर्स्थापित लोग हुए हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, या फिर कितना प्रतिशत काम अभी तक हो चुका है। जो दावे सरकार करती है, जो दावे विपक्ष करता है, उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ सुजाता पॉल जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुजाता जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस वक्त ये आपदा हुई, इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि ये जो आपदा आई उससे कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में इसका दुख है कि वहां पर जो लोग उस वक्त गायब हुए थे, कई ऐसे लोग हैं, 3000 के ऊपर का ये आंकड़ा है कि अभी भी वो लोग बरामद नहीं हो पाए हैं। उनके परिजन आज भी इस आस में हैं, और एक बार फिर से केदारनाथ धाम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि कल बरसी थी इसकी? जी, जितने परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, सबसे पहले मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं, और जो चले गए दुनिया से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। ये एक ऐसा हादसा था जो शायद हम में से कोई भी जो उस समय
उस समय जीवित रहा होगा, मतलब आने वाले समय की बात कर रही हूँ मैं, कितनी भी उम्र हो जाए वो भूलेगा नहीं। क्योंकि वो जो तस्वीरें घर में बैठकर भी लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखी थी, भयावह थी। और ईश्वर ना करे कि इस तरह की भीषण आपदा दोबारा कभी भी उत्तराखंड राज्य में या किसी भी और जगह पर कभी भी आए। हमने कितने परिवारों को लुटते हुए देख लिया, कितने अपने लोगों को जाते हुए देख लिया, क्योंकि ये सब हमारे अपने ही तो थे। और देवभूमि में जो हमारे गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, उन्होंने जिस दौर को देखा, उनके परिजन जो उनके साथ नहीं थे, वो आज भी उस चीज से समझौता नहीं कर पा रहे हैं कि उनके परिजनों के साथ क्या हुआ। ऐसे कई लोगों को जानती हूँ मैं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझती। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अब अगर आप केदारनाथ यात्रा की बात करें तो आपको याद करा दूं कि 2013 में जब आपदा आई तो ये कहा गया कि यात्रा शुरू करना बहुत कठिन होगा और कई साल लग जाएंगे इसको शुरू करने के लिए। और उस समय हरीश रावत जी ने बड़ी हिम्मत के साथ काम किया और सभी ने इस बात को माना कि किस तरीके से उन्होंने यात्रा को अगले ही साल जो है शुरू करवा दी थी। लेकिन अब अगर आज की आप स्थिति पे आते हैं तो यात्रा जो है वो बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं हमने जो झेला है उसकी वार्निंग्स को हम कहीं नजरअंदाज करने लगे हैं। आप इस बात को मानेंगी जब आप वो वीडियोस देखती हैं जहां इनकंट्रोलेबल भीड़ जा रही है, जहां पे हम व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें, हम पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ उस इलाके में ना करें, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था उसी की वजह से ये आपदा आई थी। पर क्या हम पर्यावरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं? मुझे याद है 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस समय मैंने एक वीडियो अपने पेज से चलाई भी थी जब विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा था केदारनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट सो कॉल्ड है उसको बनाने में। जब अंग्रेज पहाड़ों में खुदाई करते थे तब भी वो मैन्युअली करते थे, मशीनों का इस्तेमाल या विस्फोटक का इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे। ये हिस्टोरिकली अंग्रेजों के समय के जर्नल्स में रिकॉर्डेड है। अगर आज हम देखें तो हमें और संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और हर जगह पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। हमें ये देखना चाहिए कि हम कहीं पे भी ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल ना करें। अभी मैं आचार्य संतोष त्रिवेदी जी को भी सुन रही थी, उनका बाइट में उन्होंने जो बातें कही हैं वो सही है कि हर तरीके की मजबूती होनी चाहिए केदारनाथ यात्रा के लिए, हर तरह की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि केदारनाथ यात्रा से और चार धाम यात्रा, पूरी चार धाम यात्रा से हमारे राज्य को बहुत राजस्व मिलता है, इसलिए इस समय पे हमारा पूरा जो मंत्रिमंडल रहता है उसका ध्यान भी इसी ओर केंद्रित होना चाहिए और रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए उन लोगों के जो इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। पर क्या ये हो रहा है? क्या जानवरों के साथ, आखिरी बात कह रही हूँ, क्या जानवरों के साथ हम जो है न्याय कर रहे हैं? क्योंकि जब जानवर भी वहां पे है तो उनकी भी देखभाल करनी जरूरी है। पर कई बार आप देखेंगे कि एक ही जानवर बार बार आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अब इस ओर भी ध्यान देगी। जी। सुजाता जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास, उस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अमृत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत जी, क्या कुछ कहना है आपको कि एक तरफ जहां केदारनाथ धाम की कल उस त्रासदी की, उस आपदा की बरसी थी, तो वहीं केदारनाथ धाम यात्रा जो है वो भी अब चालू है। आज 2022 में हम देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे, क्योंकि कोरोना के 2 साल जिस तरीके से यात्रा बाधित रही और उसके बाद अब यात्रा शुरू हुई है, तो काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कितना अंतर देख पा रहे हैं? विकास हुआ, नहीं हुआ, या फिर वादे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही? अमरीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। निश्चित तौर पर जब 9 वर्ष पहले ये घटना घटी थी, बड़ी बीभत्स घटना थी, बड़ी दर्दनाक घटना थी, और ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल था कि हम यहाँ यात्रा फिर से शुरू कर भी पाएंगे। पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी और बहुत हजारों की संख्या में उसमें लोग मारे गए थे।
ये ठीक बात है कि हम दूसरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन जैसा सुजाता जी ने कहा कि उस समय जिस तरह से हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको अपनी प्राथमिकता पर रख करके और बड़े मेहनत से उन्होंने यात्रा को न केवल शुरू कराया बल्कि केदारनाथ के जो आधार, जो बुनियादी जो ढांचा वहां का बनना था, जो रास्ते वहां के बनने थे, जो काम होने थे और जो यात्रा शुरू की जानी थी, उस पर उन्होंने कुछ काम शुरुआत में किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर फोकस किया और हमारी दोनों ही सरकारें केदार घाटी को पुनर्स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि जिस तरह से इस समय केदार घाटी में यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या में वहां पर जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपके टेलीविजन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम रास्तों को देख पा रहे हैं, जिस तरह से हम वहाँ की बुनियादी सुविधाओं को देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर रास्तों की स्थिति जो बीच में बनाए गए थे वो फिर से खराब हो गए हैं। जो वहाँ का जो संकरे रास्ते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है कि जब एक बड़ी आपदा से जो नुकसान हुआ था, जब हम उससे ऊपर उबर करके आ गए थे, तो उसके बाद आज जो परिस्थितियां वहां पर बनी हैं कि रास्ते फिर से खराब हो गए हैं और तमाम अन्य तरीके की भी दिक्कतें आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से वहाँ यात्रा चल रही, तो यात्रियों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ पर वहाँ की जो जिला पंचायत है, जो चमोली जिले की, तो उनको उनके हिस्से जो सुविधाएं हैं, चाहे शौचालय की है, चाहे पार्किंग की है, उसमें जो तीर्थयात्रियों को दिक्कत आ रही है उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और खासकर रास्तों पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है अमरन जी। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आज आप उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं मुझे, और केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो माफ कीजिएगा, केदारनाथ धाम में जो आपदा आई और उसके बाद का जो माहौल है, अगर हम तब की बात करें और अब की बात करें तो काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। हालांकि सुजाता जी भी इस बात को कह रही थी कि और बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी या और बेहतर तरीके से ये चारधाम यात्रा हमें आज देखने को मिलती। क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, जो उत्तराखंड में आपदाओं का और हमारा चोली दामन का साथ है, ये पहली आपदा नहीं, हमने इससे बड़ी बड़ी आपदाएं अपने जीवन में देखी, जहां हमने शहर के शहर बहते हुए देखे हैं। सतपुली जैसा शहर तो मेरे ही यहाँ है, जो पूरा का पूरा कितनी बसों को लेके बह गया था। और कई जगह श्रीनगर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, बड़े बड़े भूकंप हमने देखे। और ये जो केदारनाथ की आपदा हुई, ये भी हमने देखी और इससे बखूबी से हम उबर आए, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जिस समय ये आपदा आई थी उस समय थोड़े हम बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उस समय विजय बहुगुणा कांग्रेस में थे और यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और स्थिति यहाँ आई थी कि हमारी जितनी एजेंसी होती है राज्य सरकार की, कोई भी उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं हुई, चाहे वो PWD, वो जितनी भी हमारी निर्माण एजेंसीज हैं। और क्योंकि उनके बस से बाहर हो गया था, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, मैंने बहुत बार बोला हूं, ऐसा सिस्टम है कि जहां बहुत बड़ी लाइन मतलब केवल देखने वालों की लगी है, जो मतलब पहली नजर से देखते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे यही है जेई तक, और जो नीच काम करते हैं उनका अकाल पड़ा हुआ है। यही अकाल की पूर्ति के लिए उस समय जो निम था, निम एक निर्माण एजेंसी नहीं है, और वो निम जिसका काम मॉनिटरिंग का था वो आगे आया और उसने इस चीज को संभाला, क्योंकि जो शुरुआत करता है संभालने की उसको कभी भूला नहीं जाता। क्योंकि हमारे विजय बहुगुणा जी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए थे, इतने कंट्रोवर्शियल हो गए थे कि सीधा सीधा आपदा में भ्रष्टाचार का आरोपों के अंदर घिर गए थे। बहुत राष्ट्रीय लेवल तक इसमें चर्चाएं गई, उनको बाहर किया गया और एंट्री हुई हमारे हरीश रावत जी की। हरीश रावत जी
और कर्नल अजय कोठाल जो प्रिंसिपल था उस समय निम का, इन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा काम की। और वहां पे निम में चूंकि मॉनिटरिंग के कोई भी लोग होते हैं, उनके यहाँ पे जो मॉनिटरिंग में काम करते हैं नेपाली लोग, उन नेपाली लोगों की टीम बनाकर कर्नल अजय कोठाल ने इस काम को बहुत अच्छे ढंग से किया, क्योंकि खुद भी होल टाइमर वहां पे अवेलेबल रहे। क्योंकि मॉनिटरिंग का एक अनुभव यहाँ पे काम आया कि इस पहाड़ों में जहां बर्फीले पहाड़ थे और उनमें जो हार्ड वर्किंग नेपाली मजदूर थे, उन्होंने वहां पे रास्ते बनाए और रास्ते बनाकर धीरे धीरे आर्मी आई, एयरफोर्स आई, नेवी आई और सबसे बड़ा काम तो बीएसएफ ने किया था। अगर किसी को याद हो, हमारी एजेंसीज ने किसी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। निम भी जो है वो भी केंद्र की और राज्य की दोनों ही की एजेंसी है, वो भी कंप्लीटली राज्य सरकार की नहीं है, निर्माण एजेंसी भी नहीं है। इसका मतलब हमारी निर्माण एजेंसी पूरी तरह से फेल होकर बाहर की एजेंसियों ने इसको बनाया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हमने देखे थे कि वहां आए थे जहाज लेकर, जो वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो पूरा ध्यान जिन्होंने केदारनाथ को केदारपुरी बना दिया है। ये यानी उनका पूरा कंसंट्रेशन वहां की गुफा में भी रहे, वो बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रचार प्रसार किया और राजनीति में जो फायदा लेना चाहिए था उसका हमारे भोले बाबा का राजनीतिकरण भी बखूबी हुआ। और वो ऐसी स्थिति में हो गया है कि आज भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें ड्रोन से देख रहा हूं। वो ड्रोन से कभी सोमनाथ को नहीं देखते, वो कभी ड्रोन से जगन्नाथपुरी को नहीं देखते, वो द्वारकापुरी को नहीं देखते, क्योंकि हर कोई जितने भी धर्म स्थल है हमारे, उनके अपने अपने जो धर्म गुरु हैं वो उनको नियंत्रित करते हैं, उनको संचालित करते हैं। लेकिन हम ऐसे कमजोर लोग हैं कि हमारा सब कुछ यशस्वी प्रधानमंत्री करता है और उसी के भरोसे हमारी 4 धाम यात्राएं चल रही है और उन्हीं के भरोसे हम जिंदा। तपिलाल जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और कुलदीप राणा जी, इसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर जरूर आपकी राय लूंगी। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और खत्म होता तिलिस्म। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार हम बात कर रहे हैं केदारनाथ आपदा को लेकर, जो कि 16-17 जून 2013 को हुई थी। आज 2022 में केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है। श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में आज भी उस 2013 की आपदा की कसक जो है वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आज भी पता नहीं चल पाया है। उनके परिवार वाले आज भी आस लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना बदला है केदारनाथ धाम इन 9 सालों में। और हमारे साथ कुंवर जपेंद्र प्रताप जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले कुलदीप राणा जी के पास चलेंगे। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना है आपको? 2013 की आपदा जो आई, उसके बाद धीरे धीरे उसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ।
एक तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाओं को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित किया है, यहाँ पर सुविधाओं को ध्यान रखा, उसके बाद यात्रा चलनी शुरू हुई और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद इसमें ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो करी जाने लगी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाने लगी, जैसे कि बीएस साहब भी कह रहे थे। आप कैसे देखते हैं? कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी। हाँ, देखिए जैसे विगत 9 वर्षों में उत्तराखंड की इस आपदा के बाद जो हालात हुए हैं, जो राजनीति हुई है, खैर कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। कुलदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुलदीप जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जपीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपीन जी, 2013 की वो आपदा और उसके बाद आज की अगर हम बात करें, 9 सालों का अंतर जो है, 9 साल का वक्त जो है वो बीत चुका है और कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो भी अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले जो व्यवस्थाएं थी या पहले जिस तरीके का वहां पर माहौल था, आज उससे काफ़ी इतर चीज़ें हो गई हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल व्यक्तियों की भी बात करें या नॉर्मल कहीं किसी वैकेशन की भी बात करें तो अब लोग काफ़ी डिफरेंस देखते हैं। लेकिन 2013 में जो आपदा आई उसके बाद आज का जो माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है या आज जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं? क्योंकि विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं जो है वो और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो केदारनाथ की आपदा और उस दौरान या पहले जितनी भी आपदाएं आती रही हैं, उनके सभी जितने भी आपदा प्रभावित हैं और उस आपदा का जो शिकार हुए, जो परिवार तबाह हुए, सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि। और उसके बाद सरकारों ने काम करा है। तब भी जो मौके की सरकार थी उसने भी अच्छे प्रयास करे और आज भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 9 सालों में काम कम हुए हैं, काम बहुत हुए हैं। और इसमें सबसे अच्छा पहलू ये रहा कि इसमें जो केंद्र का योगदान रहा और जो केंद्र ने इसमें आगे बढ़कर जो केंद्र ने हाथ आगे बढ़ाया, तो वो एक अपने आप में अलग पहलू था। ठीक है कि ये पहलू हो सकता है विपक्ष अपने नजरिए से देखे, विपक्ष की पसंद और नापसंद ये एक विपक्ष का एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन जनता ने इसे पसंद करा, उत्तराखंड की जनता ने इसे पसंद करा। और केंद्र का पूरी तरह से इस 4 धामों की धरती उत्तराखंड की तरफ झुकाव का एक कारण और भी है कि देवभूमि में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। हमारा जो तीर्थाटन है, पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन एक बहुत अहम हमारा वो सेक्टर है जहां पूरी देश दुनिया से लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय सरकार ने या किसी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से इस देवभूमि के ऊपर फोकस करा। अब उस फोकस को देखते हुए वो अपना किस तरह से उसका ध्यान देते हैं, किस तरह से वो उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसकी उस पर नजर रखते हैं, चाहे वो ड्रोन से रखें या एजेंसीज के माध्यम से रखें, किस तरह से कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस होते हैं, वो एक सरकार का एक अपना मामला है और सरकार उसे बहुत बखूबी केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। अगर अब हम पिछले 9 सालों के काम को देखें, उसकी डेवलपमेंट को देखें, प्रोग्रेस को देखें, तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं और बहुत सी चीजें बेहतर होने की दिशा में सरकार काम कर रही है। ठीक है, विपक्ष की अच्छी बात है कि विपक्ष अगर ये सोचता है कि इससे और भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है, विपक्ष यही विपक्ष सार्थक होता है कि विपक्ष को जितना बेहतर होता चला जाए, विपक्ष उससे और बेहतर की मांग करता चला जाए ताकि सरकार और बेहतर की ओर बढ़ती चली जाए। और विपक्ष अगर नहीं भी बेहतर की मांग करेगा तब भी सरकार बेहतर करेगी, क्योंकि सरकार को जनता के लिए, प्रदेश के लिए, तीर्थाटन के लिए हमेशा काम करना है। तो ठीक है, विपक्ष अपनी जगह है और विपक्ष अपनी जिस भूमिका को अदा कर सकता है वो कर रहा है और उनकी हम भी सराहना करते हैं कि विपक्ष बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मांग करता है
तो वो विपक्ष को ये देखना भी चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता चला जा रहा है उसकी वो थोड़ा सा अगर खुले मन से प्रशंसा भी कर दे कभी, तो वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जी वापस आऊंगी मैं जपेन जी आपके पास। तो सुजाता जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप जी के पास जाना चाहूंगी। कुलदीप जी। जी ऐसी मैंने सभी लोगों को सुना अभी। पहले तो केदारनाथ आपदा की 9वीं बरसी पर दिवंगत पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि। देखिए विगत 9 वर्षों में केदारनाथ के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है और केदारनाथ को देखने का नजरिया भी बहुत बदला है। जी। पहले ये सिर्फ आध्यात्मिक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ ये अब राजनीतिक भी बनता जा रहा है। जी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि केदारनाथ जो है इस समय सभी जो राजनीतिक दल हैं, खासकर उत्तराखंड में जो हैं राजनीतिक दल, इनके लिए एक हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि इन राजनीतिक विषयों से, इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच जो केदारनाथ की जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, जो वहाँ की यात्रा है, उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो जरूरी चीजें होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कटघरे में, वो कहीं ना कहीं मानकों में नहीं दिखाई देती। पिछले 9 सालों में चीजें बहुत बदली। विजय बावड़ा से लेकर के और पुष्कर सिंह धामी तक चीजें बहुत बदली हैं। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि केंद्र सरकार ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री और पीएमओ केदारनाथ पुनर्निर्माण की निगरानी कर रहा है। तकनीक का दौर है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अगर पुनर्निर्माण की निगरानी हो सकती है, तो क्या यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी नहीं हो सकती? Yes. और कहीं ना कहीं ये यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी रही होगी कि यात्रा शुरू होने के पहले सप्ताह में ही केंद्र सरकार को दखल करते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के आईटीबीपी और आर्मी को उतारना पड़ा और एनडीआरएफ को व्यवस्था संभालने के लिए कहना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें कटघरे में है और राज्य सरकार को अपने दामन में झांकना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसी अगर ये चारधाम यात्रा भले देश दुनिया में एक अलग मानक हो, इसका एक अलग स्थान है, लेकिन उत्तराखंड अगर हम व्यवस्थाओं की नजरिए से देखते हैं तो उत्तराखंड में 13 जिले और 13 जिलों में मात्र 3 जिलों में ये चारधाम यात्रा है और वो तीनों जिले आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। चमोली जहाँ भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, और रुद्रप्रयाग जहाँ भगवान केदारनाथ का मंदिर है, और उत्तरकाशी जहाँ माँ गंगा और माँ यमुना का मंदिर। इनमें भी इन 3 जिलों में ये मात्र 4 तहसीलों में, तो ये 4 तहसीलों में ये व्यवस्था है और इन 4 तहसीलों के अंतर्गत ही ये मंदिर आता है। अब समस्या ये है कि उत्तराखंड का इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है जी। तमाम जिले हैं, जिला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनके अलावा अन्य प्रशासन है, लेकिन मात्र 3 जिलों में, क्योंकि सड़कों पे यात्री सड़कों पे से गुजरता है, वो कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए रुकेगा, शौच इत्यादि के लिए रुकेगा, है ना, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है धाम में पहुंचना और दर्शन करना। तो सारी जो जद्दोजहद होती है वो धाम तक पहुंचने की होती है। अब उन धामों में अगर हम जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, जो कि आदि अनादि काल में भी आश्रम की व्यवस्था हुआ करती थी, लोग जो धनाट्य लोग होते थे वो जगह आश्रम बना देते थे, प्याऊ बना देते थे, ठीक है ना, लेकिन समय के साथ चीजें देखने में आई है। मैं खुद बद्रीनाथ की यात्रा पे गया था और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सड़कें बहुत शानदार बनी हैं और मैं उस पर्वतीय जिले का रहने वाला हूँ, तो मैंने उन सड़कों से मैं कई बार गुजरा हूँ और कई बार हम खौफ के साए में भी गुजरते थे और इस बार हम बहुत आनंद के साथ गए सड़कों में, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब मैंने यात्रा स्थलों की व्यवस्थाओं को देखा है तो मुझे इसमें बड़ा दुख हुआ कि वो व्यवस्थाएं जिनकी वहां पर जरूरत थी, बुनियादी जरूरतें थी, वो वहां देखने को नहीं। केदारनाथ क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उसका आपकी पैदल यात्रा से जुड़ा हुआ है और उन्हीं रास्तों पर यात्री भी जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों पर घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं और उन्हीं रास्तों पर डंडी कंडी वाले भी जा रहे हैं जो रिंगाल की बनी डंडियों में अपनी पीठ पर यात्रियों को, बुजुर्ग यात्रियों को या जिनको तमाम कुछ समस्याएं हैं जो चल नहीं पाते हैं, उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं दर्शन करने। तो उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली और विडंबना ये रही कि वर्तमान सरकार ने क्योंकि ये लगातार दूसरी बार एक सत्ता में आए हैं और पर्यटन मंत्री भी बदले नहीं गए।
सतपाल महाराज पहले भी पर्यटन में रहे हैं और इस बार भी उनके पास पर्यटन मंत्रालय रहा है। और उत्तराखंड सरकार के 6 मंत्रियों ने अधिकारियों ने इसकी बैठक ली। उसके बावजूद भी जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं ये बहुत छोटी चीज है। अगर हम पूरे परिदृश्य में देखते हैं तो मात्र यात्रा व्यवस्था बहुत छोटी चीज नजर आती है। इसलिए नजर आती है क्योंकि यात्रा का स्वरूप बहुत बड़ा है। तो आपको सिर्फ मार्गों में जो यात्रा व्यवस्थाएं करनी थी, जिनमें शौचालय की व्यवस्था है, जिनमें खाने पीने की व्यवस्था है, जिनमें पेयजल की व्यवस्था है, या कहीं पर अगर कोई यात्री को समस्या होती है तो उसको स्वास्थ्य के संबंधी सुविधाएं उसको मिल सकें। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये सारी चीजें समय के साथ वहां पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। और जब चीजें कटघरे में आने लगी, जब आपके हमारे यहाँ टीवी पे डिबेट होने लगी, आपके चैनल ने भी कई बार इन चीजों को दिखाया, तो तब ये अधिकारी जाकर के चेते कि हाँ भाई ठीक है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये मात्र तहसीलों तक है ये व्यवस्था, क्योंकि भाई जोशीमठ तहसील में बद्रीनाथ की यात्रा है, बद्रीनाथ धाम है, उत्तरकाशी तहसील में, तहसील में केदारनाथ जी हैं, भटवाड़ी और उसमें उत्तरकाशी में जो है गंगा और माँ यमुना का है। तो क्या एसडीएम, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, सचिव, अपर सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव और कुलदीप जी देखिए, ये एक व्यवस्था में क्या देखिए यहाँ पर ना बात यही है कि अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को कहती है कि भाई हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कई बार आकर इस बात को कहा गया है कि कई बार इसी डिबेट में कितनी बार कहा गया कि 14 यात्रा में कोई समस्या नहीं हो रही, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल जो वीडियोज आते हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक होते हैं और मुझे लगता है कि उन आधारों पर भी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सुजाता जी कुछ कह रही थी। सुजाता जी जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं कि पिछले 9 सालों की बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, मगर आज की तारीख में व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने व्यवस्थाएं ठीक करी है। वैसे कुलदीप जी ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन केदारनाथ यात्रा के रास्ते में अगर आप देखें तो जिस तरह की चढ़ाई है वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और आप तो शौचालय घर घर पहुंचा रहे हैं, उस रास्ते पे ही बना देते कुछ। वहां पे जो हमारे खच्चर जा रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करी, वही करवा देते आप। 100 लोगों की मृत्यु हो गई, कैसे हो गई भाई? आप मुझे ये बताइए कि आपने वहां पे कौन सी ऐसी व्यवस्था करी थी कि लोगों को इमीडिएट मेडिकल हेल्प मिल जाती रास्ते में? नहीं करी थी आपने। और जिस तरह की भीड़ को हमने जाते हुए देखा, आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि अगर इतने लोग आ रहे हैं, अगर उसका रिकॉर्ड आपके पास है, और कुलदीप जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग आए, ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा और कुलदीप जी और थपलियाल जी शायद इस बात से सहमत भी होंगे कि किस तरीके से पोर्टल पे जाकर जब आप रजिस्टर करना चाह रहे थे तो नहीं हो रहा था, और उसके बाद जब आप देख रहे थे तो रजिस्ट्रेशन बहुत सारी बताई जा रही थी कि हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला आया था, जिसको सतपाल महाराज जी ने, टूरिज्म मंत्री ने, माना भी था कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, इसको मैं दिखवाऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारे इतने सारे जब लोग जा रहे हैं तो आपने रिकॉर्ड तो बनाया होगा, मगर कुछ लोगों को कभी आप रोक दे रहे हैं ऋषिकेश में, कभी आप कह दे रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जा सकते। तो ये अव्यवस्था का दौर रहा है इस बार की चारधाम यात्रा में। अब अगर वहां पे 1 लाख लोग जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड अगर हमारे पास है, तो हमें तो इमीडिएटली जो सामग्री है, खान पान की सामग्री, वो इमीडिएटली वहां पहुंचानी थी, ताकि वहां के लोग जो उसको बेच भी रहे थे उनको भी इमीडिएटली मिल जाती है। आपको पता है एक मैगी कितनी महंगी बिकी है? 200 रुपए तक में एक मैगी बिकी है। तो ये बता रहा है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक नहीं करी गई। जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवारों को आप क्या कहेंगे? भाजपा वाले ये बता देना, किस मुंह से आप उनको कहेंगे जी हमने व्यवस्थाएं ठीक रखी है? 100 लोग अगर आज उनकी मृत्यु हुई है तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जपेन जी देखिए, अब विपक्ष एक अपने रटे रटाए ढर्रे के ऊपर चलेगा, उसका कोई कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जहां कोई जायज सवाल बनता है तो उस जायज सवाल के साथ निश्चित तौर पर उसके उपायों के ऊपर बढ़ा जा सकता है। तो क्या विपक्ष की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष जो बार बार लांछन लगाने का काम करता है, कभी विपक्ष अच्छे सुझावों के साथ सामने नहीं आया।
कभी विपक्ष ने ये सोचने का और ये साबित करने का प्रयास नहीं किया कि भाई आप भी तो उत्तराखंडी हैं, आपकी भी तो है देवभूमि, आपकी भी तो कोई नैतिक जिम्मेवारी बनती है, लेकिन नहीं, वहां ये सोचते नहीं। अब दूसरी बात, अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय जनपदों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ प्रदेश है। और जो ये यात्रा रूट की हम बात करते हैं, तो अगर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले तक हम देखें तो बहुत ही सीमित मात्रा में यात्री आते थे और बहुत सुचारू रूप से यात्रा चलती रहती थी और साल भर चलती रहती थी, स्नोफॉल का कुछ टाइम छोड़कर आते थे यात्री, दर्शन करते थे, जाते थे। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि ये पर्यटन के साथ एक तीर्थाटन, नई तरह का एक यात्री जुड़ गया कि उस दौरान गर्मियों में जब जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, लोग भी फ्री होते हैं, 150 करोड़ लोगों का देश है, तो उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद और हमारे धाम एक सीमित मात्रा तक ही उस प्रेशर को, या वो जो फुटफॉल है उसे, उसका प्रेशर लेने के लिए वो सीमित हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां जंगल नहीं काट सकते, आप हर जगह कहीं फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट का कहीं बीच में तो इतने लोगों को भेजा क्यों? मैं भी तो यही कह रही हूँ। जब आप सुनिए आपके बीच नहीं, आपने जो बात की, देखिए आप बहुत लंबा बोलते हैं, तो आप मेरी आदत छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कोई आदत नहीं छोड़ूंगी, आप नहीं बताएंगे मुझे, आप नहीं बताएंगे। आप मुझे बताइए, जब आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को हम नहीं झेल सकते, तो इतने सारे लोगों को भेज क्यों रहे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। इतने सारे लोगों को क्यों भेजा गया जब आप उन्हें संभाल नहीं सकते? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये अगर कहेगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं और हम उनको नहीं संभाल सकते, तो ये स्वयं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। इतने सारे लोगों को आप नहीं संभाल सकते, ये आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा महोदय। अगर इतने लोगों को संभाल नहीं सकते तो इतने लोगों को जाने क्यों दिया? इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन होने क्यों दिया? ये बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, इतने लोगों को क्यों भेजा? अरे दिमाग है, इतने लोगों को क्यों भेजा ये बताओ। जब कह रहे हो कि संभाल नहीं सकते, अरे जब संभाल नहीं सकते तो इतने लोगों को क्यों भेजा? मौत के मुंह में भेजने के लिए। मैंने आपसे पूछा कि 100 लोगों की मृत्यु। सुजाता जी आराम से। सुजाता जी ना, उनकी बात समझ में अरे आपकी बात। 2 चीज पूछ रही हूँ। पहला सवाल मेरा है कि 100 लोगों की मृत्यु क्यों हुई? और एंकर महोदय, इन्होंने अभी कहा कि क्योंकि हम संभाल नहीं सकते इतने लोगों को, इसलिए हम झेल नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए क्यों जाने दे रहे हैं आप भाई? ठीक है सुजाता जी, जवाब भी तो सुन लीजिए। जपेन जी देखिए, इस तरह से तो डिबेट होती नहीं है, और इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से आप जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए। जा चुके हैं। अरे जवाब दीजिए। अरे सुजाता जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद आप भी 10 साल बाहर थे, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे रहिए। 4 धाम यात्रा की बात करिए, केदार यात्रा की बात करिए, इधर उधर मत जाइए। हरकतों से बाज नहीं आते। अरे आप अपनी हरकतों से बाहर आइए। कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कितनी पार्टियों में घूम रहे हैं आप? अरे आप हाँ तो क्यों बैठते हैं आप? क्यों आते हैं आप? मैं तो नहीं चाहती कि आपके जैसे लोग आए। आप इस तरह से आप क्या तो सभी ऐसे ही है वैसे, किसी को भी लेके आओ वैसे ही है। सवाल का जवाब दीजिए। सुजाता जी लोगों की मृत्यु क्यों हुई, ये इस बात का जवाब दीजिए। और जब आप नहीं संभाल सकते तो इतने लोगों को क्यों भेजा? बस सिर्फ इसका जवाब दीजिए। सुजाता जी प्लीज जवाब, मेरे सवालों का जवाब सुन लेने दीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी शांति बना के रखिए। जपेन जी देखिए, सबसे पहले तो जब हम आपस में, जब आप किसी को बोलने के लिए कहते हैं तो उनके बीच में कोई दूसरा ना तो, जब उनका टर्न आएगा तब वो टोके। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 100 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? सुजाता जी मैं पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ प्लीज। अब ये आपका काम अगर सुजाता जी करेंगी तो ये अपने कांग्रेस के प्रवक्ता का काम करे ना, ये चैनल की एंकर नहीं है। ये आप नहीं बताएंगे, सुनिए, आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या करना, समझ में आया? सुजाता जी आप अपनी सुजाता जी आप वो करिए जो आपका सुजाता जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समय, डिबेट का समय भी बर्बाद हो रहा है। प्लीज जवाब ले लेना। तभी तो जवाब नहीं दे रहे हैं, तभी तो ये कह रहे हैं। जपेन जी जवाब दीजिए प्लीज। आप पहले इन्हें चुप कराएंगे तो हम जी सुजाता जी शांत है, आप बताइए।
आप इन्हें बता दीजिए कि बिल्कुल बीच में मत टोके। ठीक है, जब इनका जपेन जी रुक जाइए, जपेन जी रुक जाइए, आप सिर्फ जवाब दीजिए ना प्लीज। जी देखिए, अब जब हम पर्वतीय जनपदों के ऊपर, यहाँ थपलियाल जी भी बैठे हैं और कुलदीप जी भी बैठे हैं, पर हर जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार अगर चाहे भी तब भी वहां हर जगह रोड कटिंग नहीं हो सकती है, हर जगह जंगल नहीं काटा जा सकता है। वही बहुत सीमित रास्ते हैं जहां से पहले पैदल यात्रा होती थी, उस पैदल यात्रा में बहुत गिनती के और सीमित मात्रा में तीर्थ यात्री आते थे। हम उस पहलू को भी देखना चाहिए। आज वह घोड़े खच्चर से भी यात्रा शुरू हो गई, आज डंडी कंडी वाले भी हो गए, आज वहां रास्ते में स्टॉल भी रखते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता पैदल यात्रा का रास्ता है और उसकी चौड़ाई 20 फीट की है, तो उसमें जब इतना प्रेशर पड़ता है, हाँ निश्चित तौर पर हमें कुछ उसे सीमित मात्रा में और उसे एक सिस्टमेटिकली, निश्चित तौर पर सरकार प्रयासरत है, सरकार इन योजनाओं को ले रही है, उसके वैकल्पिक रास्तों की तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है। रुकिए, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आया। आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले जो पैदल यात्रा थी वहां पर सिर्फ पैदल यात्रा होती थी, ये घोड़ा खच्चर नहीं चलते थे, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं? अब आप ये समय के साथ पिछले 20 सालों में बहुत सी चीजें बदली, जितना प्रेशर पड़ा है यात्रा रूट पे, जिस प्रदेश के अंदर 20,000 यात्री आते थे, 50,000 आते थे, लाख आते थे, आज 10 लाख यात्री आते हैं, 50 लाख यात्री आती है, 60 लाख यात्री आती है, तो डेफिनेटली उस प्रेशर को, उस प्रेशर का कहीं ना कहीं तो असर आएगा। आसान सी बात बता देती हूँ कि इस बार जो यात्रियों की संख्या बढ़ी है, ये सिर्फ इस वजह से बढ़ी क्योंकि 2 साल से ये जो कोरोना काल चला, ये काफी ज्यादा यहाँ पर लोग यात्रा में आ नहीं पाए थे, और ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती थी कि इस बार यात्री जो है वो बढ़ेंगे। और लगातार विपक्ष पहले से भी इस बात को कह रहा था, हम इस बात को लगातार उठा रहे थे कि इस बार यात्री बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो सरकार की क्या व्यवस्था है। हमने इसको लेकर एक डिबेट भी की थी जिसमें सरकार का ये कहना था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके बावजूद भी कई खामियां हुई, 100 लोगों की मौतें हुई, कई लोगों को जो हार्ट अटैक से जिनकी मौतें हुई, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठे कि भाई पहले से उनकी जांच क्यों नहीं की गई, या जो लोग ऐसे बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी यात्रा, उनको पहले से जांच पड़ताल उनकी क्यों नहीं की, उनका किसी तरीके का चेकिंग क्यों नहीं हुआ। ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे थे लगातार। इसको लेकर आपको क्या कहना? और मान लीजिए कि व्यवस्थाओं में कमियां हैं, आप उनको सुधारेंगे, आप बेहतर करेंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है? अगर सब कुछ बेहतर होता तो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल नहीं होते। हमने कब कहा? अब हमारा जब बोलने का, हमने कब कहा? हमने कहा ठीक है, हो सकता है कि कुछ कमियां हो, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब वो कमियां निकल के आज, सरकार ने प्रयास करा, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास करा। सरकार ने सुलभ शौचालय भी उस यात्रा रूट में बताए, उसमें रैन बसेरों की भी व्यवस्था करी, मैक्सिमम जो वहां पे रास्ते में यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाओं को जो प्राइवेट हमारा सेक्टर करता है, और जो गेस्ट हाउसेज हैं, गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउसेज हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों तरह के, ठीक है कुछ कमियां रह गई होंगी। 2 साल के बाद देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, और आपने सुना जपिंदर जी ये बात कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से जो हम सुन रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे, करा नहीं है। दूसरी बात, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, ये इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है। तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है, समझ में आया। तीसरी बात, मैं ये वहां के तीर्थ पुरोहितों के हवाले से बता रही हूँ आपको। आपने वीडियोस देखी, मैंने वीडियोस देखी, उसके अलावा मैं तीर्थ पुरोहितों से बात करती रहती हूँ, इसलिए उनके माध्यम से मैं ये जानती हूँ कि वहां पे रास्ते में अव्यवस्थाएं थी। कई बार खच्चर घोड़े जो है वहीं पर उनका पैर मुड़ जा रहा है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनको हटाने के लिए कोई नहीं है, उनको उठा के इलाज के लिए ले जाने के लिए कोई नहीं है, और रास्ते में अव्यवस्थाएं थी। अभी ये शौचालय की बात कर रहे हैं, वहां पे शौचालय रास्ते में नहीं है, और मेरे ख्याल से अभी किसी और ने इस बात को कहा भी है, रास्ते में अगर शौचालय है तो वो काफी नहीं है। जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आप टेम्परेरी शौचालय भी वहां पे लगा सकते थे। ये तो हमारे लिए इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स था, लेकिन अगर सरकार ने कार्य नहीं किया, और आपको याद करा दूं कि सतपाल महाराज तो उस वक्त दुबई में घूम रहे थे, और अभी शायद कुलदीप जी ने कहा कि 6 मंत्रियों ने इस पर बैठकें करी। मैंने और शुरू में आपको कहा था कि पूरी कैबिनेट को इसमें लग जाना चाहिए, लेकिन केवल बैठकों से नहीं होगा। वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीएमओ, एसडीएमओ, तहसीलदार हो, ये सब, और ये भी बात बार बार कही जा रही है कि इन सबको काम में लगना चाहिए। वहां का पुलिस हो, वहां का प्रशासन हो,
पूरा उनको पूरा का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करके यात्रा को सफल बनाने की जरूरत है। ये नहीं हुआ है। जी जी सुजाता जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अमरीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीन जी, आपको क्या कुछ कहना इसको लेकर? उसके बाद आखिरी प्रतिक्रिया मैं जपिंदर जी आपसे लूंगी। कैसे व्यवस्थित होगी ये यात्रा? देखिए, मैं फिर देखिए, ये चर्चा इस बात को लेकर के थी कि किस तरह से पिछले 9 सालों में केदार घाटी में जो है पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन ये पूरी डिबेट जो है केदार इस बार की यात्रा पर सीमित हो गई। मैं निश्चित तौर पर मैं फिर उन्हीं बातों पर आऊंगा कि जैसे पार्किंग का एक मसला है, शौचालय का मसला है और रास्तों का मसला है। इन्हीं पर पूरी जो केदारनाथ की जो यात्रा है वो इन्हीं पर अव्यवस्थित रूप में चल रही है। कुलदीप भाई ने बहुत डिटेल में शुरू से कहा कि पंजीकरण से लेकर के और केदारनाथ जी के दर्शन करने की जो पूरी यात्रा है, वहां तक जिस तरह की अव्यवस्थाएं, निश्चित तौर पर सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए। चाहे वो रास्ते हों, चाहे वहां पर पार्किंग की समस्या, जो भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ठीक है जपिन जी। निश्चित तौर पर ये 2 सालों के प्रेशर की वजह से कुछ कमियां रह गई होंगी, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं करे या सरकार का काम वहां दिखाई नहीं दे रहा है या योजना के ऊपर अधिकारियों ने काम नहीं करा, विभागों ने काम करा है, अधिकारियों ने काम करा है, सरकार ने काम करा है, और उसके बावजूद भी बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है, ये भी हम मानते हैं। और आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में और अगली यात्रा के समय जब हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर तब तक बहुत कुछ ऐसा हो चुका होगा। तब तक हमारा कर्ण प्रयार तक हमारी रेल स्टार्ट हो चुकी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डे बाय डे काम हो रहा है, हमारा तीर्थाटन की जो एक बेसिक नीड्स और प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ योजनाएं बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा हो चुका होगा कि हम लोग उस डिबेट पे बैठ के हम ये मानेंगे कि हाँ, ये जो कमियां थी निश्चित तौर पर सरकार ने सुधारी हैं और सरकार ने बहुत अच्छा एक कार्य करके दिया है, और जिससे प्रदेश और देश के अंदर तीर्थाटन के ऊपर उसमें एक अलग तरह का एक फ्लेवर दिखे। जपिन जी देखिए, ये तो आपने बहुत सिस्टमैटिक वे में एक, चूंकि मैंने आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ली तो आपने दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई कमियां हैं और इन्हें सुधारने की भी जरूरत है। और जैसे कि अभी सुजाता जी भी कह रही थी कि बैठकों से काम नहीं चलेगा, इनको जमीनी हकीकत पर जाकर खुद देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या कमियां खामियां हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर, साथ ही साथ जो 16-17 जून को 2013 में जो केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, उसके बाद से अब तक क्या कुछ बदलाव हुए, जो पुनर्निर्माण हुआ उसमें कितना काम किया गया, सरकार किस तरीके से उसको सीरियसली ले रही है या काम कर रही है, इसी पर चर्चा की गई। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।